हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले कालखंड में यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे विद्युत अपघट्य पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में। आज अभी हम इस कालखंड में विद्युत अपघट्य पदार्थ की चालकता को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, और साथ ही साथ कुछ पारिभाषिक शब्दावली इस विद्युत रसायन से संबंधित इसके बारे में इस कालखंड में अध्ययन करेंगे। तो पहला हम यहाँ पर देखें विद्युत अपघट्य पदार्थ की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत अपघट्य पदार्थ की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करें। पहला अपन देखें, इसमें हम अंतर आयनिक आकर्षण, ये पहला सर्वप्रथम कारक है। एक एक के बारे में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अंतर का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर अलग अलग, दो अलग अलग के बीच में सीधा सीधा मतलब है। तो दो अलग अलग क्या चीज़ है इसको समझें। यहाँ पर बिले जो आयन है, विद्युत अपघट्य पदार्थ को हम पानी में घोल, फिलहाल पानी में समझ रहे हैं हम, उसमें घोले हैं तो उसमें जो आयन मिल रहे हैं इसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं बिले आयन। बिले आयन या केवल आयन भी समझ सकते हैं या केवल बिले बिले शब्द का प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सीधा सीधा बिले आयन कह रहा हूँ। बिले आयन, उस विलयन में जो आयन उपस्थित हैं, तो दो आयनों के मध्य में यहाँ पर देखो आयन आयन या बिले बिले या बिले आयन और बिले आयन, उनके मध्य का अंतर आकर्षण। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है इसमें, आकर्षण। इसी को हम और शब्द बोलते हैं, दूसरे शब्दों में यहाँ पर अन्योन्य क्रिया का बिले बिले, बिले आयन या आयन आयन का क्या के देखो हम के का प्रयोग कर रहे हैं इसमें, के अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया, जिसको हम अंग्रेजी में इंटरएक्शन कहते हैं। मान सीधा से मतलब आकर्षण बल। दो अलग अलग आयन हैं, उनके मध्य में अलग अलग का मतलब ये समझिए, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर एक सोडियम आयन है और ये दूसरा सोडियम। यहाँ पर नाम से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सोडियम है तो कोई दूसरा धातु, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, या कोई दूसरा आयन होगा भी नहीं बोल रहा हूँ। इसी सेम जिसमें जो घुला हुआ है उन्हीं आयनों के बीच में आकर्षण या अन्योन्य क्रिया होते हैं। उसके कारण से जो चालकता होती है उसका मान भी क्या होता है, प्रभावित होता है। तो क्या होंगे, जब आकर्षण बल इस प्रकार से काम करते हैं इसमें, तब की स्थिति में चालकता की मान में कमी होती है। संक्षिप्त में लिख लेंगे, ऐसा होने से माने अन्योन्य क्रिया बिले आयन या बिले बिले के अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप चालकता में कमी आती है। अब समझ रहे होंगे इस बात को भाई, दोनों जब यहाँ पर आकर्षण बल होगा एक दूसरे के बीच में, तो जितना उनको वेग से आगे जाना चाहिए इलेक्ट्रोड की ओर, वो उतना तेज गति से नहीं जा पाएगा। मैं तेज गति शब्द प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पर आपको हम समझ, ताकि हमको समझ आए वास्तविकता क्या है। वो जिस गति से इलेक्ट्रोड, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हम समझने का प्रयास करें, Na+ है और Cl-, ये जेली विलयन में है, नमक के जेली विलयन है। चलिए एक उदाहरण के तौर पर समझें, ये विलयन यहाँ पर उपस्थित है, इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर विद्युत अपघट्य सेल की चर्चा कर लेते हैं फिर पुनः। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, कैथोड, और राइट हैंड साइड में क्या होता है यहाँ पर, एनोड। तो ये जो Na, इसमें माइनस और कौन सा भाग होता है यहाँ पर प्लस। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, ये पूरा उपकरण में केवल समझाने की बता रहा हूँ। ये जो Na+ है धनात्मक आवेश वाला आयन, यह किधर चलेगा बताओ, इधर माइनस आवेश वाला इलेक्ट्रोड है, अर्थात कैथोड की ओर। यहाँ पर अब कैथोड है वो, इस प्रकार से सोडियम आयन कैथोड में आकर के गति से आ रहा है, एक निश्चित गति से। और यदि मान लीजिए हम ऐसा समझें, केवल मान लो, ऐसा कल्पना कीजिए एक ही तो सोडियम आयन है और मात्र एक ही तो क्लोराइड आयन, यहाँ पर मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, तो सीधा सीधा है वो ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, वो गति तेज़ी का प्रयोग कर रहा हूँ शब्द इसमें।
उसी प्रकार से क्लोराइड भी है, वो भी प्लस की ओर, अर्थात यहाँ पर ये जो अभी एनोड बनाया गया है इधर तेजी से गति कर रहे हैं एनोड की ओर। कल्पना कीजिए अब एक ही तो सोडियम आयन है और एक ही तो क्लोराइड आयन है, तब क्या होगा बताओ, वो बनिस्बत और मान लो ज़्यादा इसमें संख्या होता, जैसे और कणों की संख्या में n+ होते तो क्या होता, उसमें आकर्षण बल ज़्यादा होता। आकर्षण बल होने के कारण से उनके मध्य में अभी भी आकर्षण बल होंगे Na+ और Cl- के बीच में, लेकिन और ज़्यादा होने से उसके आकर्षण बल की संख्या और भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हम इसको क्या बोलते हैं, अंतर आयनिक आकर्षण कहते हैं। उसके कारण से उसका वेग घट जाता है और उसके जो चालकता है, विद्युत भट्टी पदार्थ की चालकता, उसके मान में क्या होती है, कमी आता है। ये सामान्य हो गया। दूसरा अपन देखें, इसमें हेडिंग डालेंगे, इसको यहीं पर लिख देता हूँ मैं। दूसरा सीधा नाम लिखेंगे आयनों का विलायकन। आयनों का विलायकन, इसको मिटा रहा हूँ मैं। विलायकन माने सामान्य शब्द में समझ लें, विलायक में किसी आयनिक पदार्थ, अभी आयनिक पदार्थ है हम उसको चर्चा कर रहे हैं। आयनिक पदार्थ जैसे नमक है, अभी समझ लें नमक को पानी में घोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको प्रक्रिया क्या बोलेंगे, विलायकन कहेंगे। जो विलेय पदार्थ हैं हम उसको कहाँ पर घोल रहे हैं फिलहाल, क्योंकि विद्युत भट्टी की बात कर रहे हैं, हम बाकी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम शक्कर की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यूरिया की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम विद्युत भट्टी पदार्थ की चर्चा कर रहे हैं। उसको हम किसी विलायक में घोल रहे हैं जिसमें घुलता है। जैसे हम अधिकांश देखते हैं जल के रूप में विलायक का प्रयोग किया जाता है इसमें, तो पानी में घोले सीधा से मतलब है। तो ये जो सोडियम आयन हो गया, मैं सीधा उदाहरण बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। सोडियम क्लोराइड को हमने पानी में घोला तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो हमको, सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस, ये जेली विलयन में आ गया। अब कैसे घुलता है हम इसके बारे में कुछ चैप्टर के पहले हम यहाँ पर समझ चुके हैं। जैसे जल होता है, देखो जल H+ और OH-, तो ये जो प्लस वाला है, ये जल का H+ माने प्लस वाला भाग कौन सा है बताओ, H+। तो ये जो H+ वाले होंगे, सीधा सीधा मैं समझाने बता रहा हूँ, ये जो माइनस, नमक का माइनस है भी क्लोराइड आयन, उसको घेर लिया। और जो जल का जो माइनस है, माइनस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया बताओ, OH भाग वाला, तो ये क्या कर लिया बताओ, इसको इस प्रकार से आयनित कर लिया, माने ऑक्सीजन संबंधित हो गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अलग से घिर गए, इसी प्रकार से अलग हुए हैं वो। तो आखिर ये जल ही है, ये जल का ही भाग है, H+ और OH- भाग। तो ये जल में आयन घुले हुए हैं, तो ये विलेय और विलायक, इसके मध्य का अन्योन्य क्रिया है। देखो यहाँ पर ये विलेय का था, अब हम चर्चा किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, विलायक और विलेय। दूसरा टॉपिक हम चल रहे हैं इसमें, बिंदु नंबर 2 है आयनों का विलायकन। तो सीधा आप लोग लिखेंगे विलेय कौन था बताओ, विलेय आयन, उस विलयन में, विद्युत भट्टी विलयन में जो घुला हुआ आयन है, विलेय आयन। और दूसरा क्या था बताओ, विलायक। विलायक के क्या है बताओ, यहाँ पर एक अणु है सीधा सीधा, तो विलायक के अणु और विलेय का आयन, उनके मध्य की क्या है, ये अन्योन्य क्रिया के मध्य या बीच अन्योन्य क्रिया। अब आप समझ सकते हैं इसमें, जब इस प्रकार से आकर्षण हो जाएगा तो आयन जो है, उसमें जो घुला हुआ आयन है वो ज़्यादा तेज़ी से गति नहीं कर पाएगा। स्वाभाविक बात हो तो क्या होगा, आयन की गति कम हो जाएगी तो चालकता का मान भी कम हो जाता है, क्योंकि ये आयनों की गति पर भी निर्भर करते हैं इसमें। तो जब आयन की गति ही वेग, गति की जगह आप शब्द प्रयोग करें वेग, तो आयनों का वेग कम हो जाएगा तो चालकता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ के बारे में, हम धातु के बारे में अध्ययन नहीं कर रहे हैं इसमें। ये हो गया, ये सरल शब्द हो गया, समझ आ गया होगा। पुनः एक बार समझ लीजिए, विलेय आयन और विलायक अणु के मध्य अन्योन्य क्रिया बढ़ती है तो उस स्थिति पर आयनों का वेग कम हो जाता है, विद्युत भट्टी आयनों का, और उस स्थिति पर उसके चालकता के मान में कमी आती है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा लिखते हैं हम इसमें, श्यानता, वो भी विलायक का लिख लीजिए सीधा, विलायक का श्यानता।
विस्कोसिटी बोलते हैं अंग्रेजी में। श्यानता का सीधा मतलब सामान्य शब्द में हम समझने का प्रयास करें, गाढ़ापन, सीधा सीधा। गाढ़ापन का मतलब कौन सा ज़्यादा गाढ़ा है, कौन सा कम। जैसे उदाहरण के लिए हम प्रयोग करें, शहद शब्द देखे हैं और मैं पानी, दोनों की तुलना करूँ भौतिक गुण गाढ़ा पर, तो एक ज़्यादा गाढ़ा है और एक कम गाढ़ा है, सीधा सीधा स्पष्ट दृष्टि। बाकी हम एकदम जो कम अंतर वाले होंगे उसको हम ऐसा समझ भी नहीं सकते, इसलिए मैं सीधा एक उदाहरण बताया, शहद और पानी। पानी जो है उसके तुलना में यदि हम इसको गिरा देते हैं, पानी को मान लो फर्श में गिरा दिए, शहद भी गिरा दिए और उतनी ही मात्रा क्या गिरा दिए, पानी, तो देखते हैं तेज़ी से पानी जो है वो फर्श पर फैल जाता है, लेकिन उतना ही तेज़ी से जो शहद है वो फैलता नहीं है, माने उसमें बह नहीं आता वो। ये सरल शब्द बोल रहा हूँ मैं ताकि हमको समझ आए, वही तो श्यानता है। तो श्यानता द्रव का एक गुण होता है जो वह अपने जो घर्षण होता है उस घर्षण के कारण से उसका वेग क्या होता है, कम होता है। तो जिसका घर्षण ज़्यादा होगा अणुओं के मध्य में, उसकी गति क्या, माने वेग क्या हो जाएगा, कम होगा। इसको मैं सीधा शब्द बोल रहा हूँ, गाढ़ापन, अभी समझने के लिए। तो ये विलायक की श्यानता पर निर्भर करेगा। किसी की जिस विलायक की श्यानता कम होगी तो उसमें जब विद्युत अपवर्तक घोलेंगे तो उसकी चालकता का मान ज़्यादा होगा। जिसकी श्यानता ज़्यादा होगा, ज़्यादा गाढ़ा होगा, उसमें कोई पदार्थ घुला हुआ विद्युत अपवर्तक पदार्थ, तो उसकी चालकता का मान क्या होगा, कम होगा। तो संक्षिप्त में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आगे देखें इसमें, तो विलायक का ही चल रहा है इसमें, श्यानता कम, तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, विद्युत अपवर्तक जो पदार्थ है उसकी चालकता में क्या होती है बताओ। मैं केवल संक्षिप्त में को चालकता में वृद्धि होगा। दूसरा उल्टा समझें, श्यानता यदि बढ़ जाए, श्यानता का मान अधिक, तो चालकता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चालकता में कमी, ये विलायक से संबंधित है। एक बार पुनः देख लें, श्यानता कम हो रहा है तो चालकता में वृद्धि, और श्यानता अधिक हो रहा है, मान ज़्यादा गाढ़ापन हो गया तो उसमें आयनों की गति कम हो जाती है, इसलिए चालकता के मान में कमी आती है। ये हो गया यहाँ पर विलायक का श्यानता। आगे एक और फैक्टर देखते हैं जो मुख्य फैक्टर है इसमें, चौथा पॉइंट डाल लेंगे इसमें, आप लोग लिख लेंगे, ताप का प्रभाव। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है इन सभी कारकों को, हमें भी इतना पढ़ रहे हैं। ताप वृद्धि से क्या होगा, थोड़ा समझने का प्रयास करें। ताप में वृद्धि करा लें, तो ताप में वृद्धि कराएंगे तो वही कुछ समय के पहले मैं यहाँ पर पिछले कालखंड में यहाँ पर एक टॉपिक थोड़ा सा आया था औसत ऊर्जा के बारे में। ताप वृद्धि से, ताप क्या है प्रकार का यहाँ पर देखेंगे इसमें, तो ताप बढ़ाएंगे तो उसके औसत गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। सीधा सा लिख लेंगे, औसत गतिज ऊर्जा किसकी, तो यहाँ पर उत्तर होगा आयनों की। आयनों की जो औसत गतिज ऊर्जा उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, आयनों की जब गति बढ़ेगी तो चालकता का मान भी बढ़ेगा। तो सीधा सीधा है, औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि तो चालकता में वृद्धि। लिख लीजिए, चालकता में वृद्धि, चालकता में वृद्धि होती है। नोट कर लिए होंगे ये सामान्य। इससे देखो, ताप बढ़ाएंगे तो दूसरा एक वो जो हम श्यानता की बात कर रहे थे, वो श्यानता भी घटने लगता है। कोई भी द्रव है, ताप बढ़ा देंगे तो इसकी श्यानता कम हो जाती है। तो स्वाभाविक जब श्यानता कम हो रही है तो देखिए आप रिजल्ट देखिए, चालकता में क्या होती है, वृद्धि। कई तो कारक इसमें, ये आकर्षण बल देखिए इसी पर आधारित है। बिले के जो आयन का जो आकर्षण था वो भी कम हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, तो तेजी से गति करेगा वो। बिले और विलायक का हम चर्चा कर रहे थे, उसका जो विलायकन था, माने सीधा सीधा विलायक में जो बिले घुला था आयन के रूप में, उसका वेग भी, आकर्षण बल कम हो जाएगा, तो आसानी से उसमें गति क्या हो जाएगी, इसका वेग, गति की जगह में शब्द प्रयोग करेंगे वेग, वो बढ़ जाएगा। और जब वेग बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात होगा, चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। देखो यहाँ पर ताप कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसमें सभी कारकों को और प्रभावित कर रहा है वो। ये हो गया यहाँ पर 4 बिंदु विद्युत अपवर्तक पदार्थ की चालकता को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 4 बिंदु हैं, ऐसे और भी हो सकते हैं। बाकी हम इसको मुख्य रूप से हम इसमें अध्ययन करते हैं। आगे चलें, कुछ पारिभाषिक शब्दावली। आगे टॉपिक है हमारा कुछ पारिभाषिक शब्दावली, ऐसा हेडिंग डाल लीजिए।
हेडिंग डालें कुछ पारिभाषिक शब्द। कौन कौन शब्द का इस्तेमाल होगा जब हम इसको अध्ययन करेंगे। तो पहला इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे प्रतिरोध के बारे में थोड़ा चर्चा करें। एक शब्द आएगा प्रतिरोध, अंग्रेजी में बोलते हैं रेसिस्टेंस। प्रतिरोध माने सामान्य शब्द में हम कहते हैं रुकावट, सामान्य शब्द में प्रयोग हो रहा है बाधा। तो ऐसे इसमें भी शब्द प्रयोग होंगे। जो चालक तार में, तार में थोड़ा फिजिक्स की टर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम अभी फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत विद्युत रसायन पढ़ रहे हैं, भौतिक रसायन है, तो भौतिक के जो शब्द हैं वो भी आएंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं चालक तार, ये कोई चालक तार है। इसी को हम थोड़ा विलयन के बारे में कहेंगे। तो विलयन रसायन थोड़ा उतरे हम, तो रसायन के बारे में चर्चा करेंगे तो विलयन आ जाएगा, जिसमें हम इस विलयन की बात कर रहे थे, विद्युत अपघट्य विलयन। इस प्रकार से इसमें आ गया विद्युत अपघट्य विलयन। इसमें इलेक्ट्रोड डाल रहे हैं, सेल बना रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पर। अब इसमें देखते हैं जो प्रतिरोध है किस प्रकार से, सामान्य जानकारी। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह हो रहा है, मैं समझने किस प्रकार से लिख रहा हूँ। ये तार है, चालक तार। इसमें चालक तार इसलिए प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि ये विद्युत का सुचालक है। अब मैं कुचालक को लिखूंगा या आप लिखेंगे तो हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल तार बोलना ठीक नहीं है, चालक तार। इसमें इलेक्ट्रॉन मान उदाहरण के लिए बाएं दिशा से दाएं दिशा को जा रहा है, अभी फिलहाल समझने के लिए। तो इसमें वो तो उसका प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, लेकिन जब उसमें बाधा आएगा, चाहे कुछ भी कारण से हो, उसका जो गति है वो जब कम हो जाएगा, वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग, तो उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सामान्य रूप से प्रतिरोध कहेंगे। ऐसे इसमें है हमारे पास जो विद्युत अपघट्य विलयन है, उस विद्युत अपघट्य विलयन में जो आयनों की गति है वो कम हो जाती है, तो क्या कहलाएगा वहाँ पर, वो प्रतिरोध कहलाएगा। ये हो गया फिजिक्स टर्म में, और ये हो गया यहाँ पर रसायन के शब्दावली में, सामान्य शब्द में। तो ये हो गया प्रतिरोध। तो क्या हो गया, चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पर, सामान्य विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट, इसी को हम रुकावट शब्द है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सामान्य रूप से इसमें प्रतिरोध शब्द के नाम से जानते हैं। ये बार बार उपयोग आने वाले हैं। अब इसके अलावा इस प्रतिरोध से संबंधित हम जानते हैं, इसको अंग्रेजी में यहाँ पर आर से दर्शाते हैं, क्योंकि पहला इसका जो नाम है रेसिस्टेंस से आया हुआ है, आर से, इसीलिए हम इसको संकेत क्या लिखते हैं, हम कैपिटल आर, स्मॉल आर नहीं है, कैपिटल आर के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। इस पार्ट में जहाँ भी आप कैपिटल आर देखेंगे, इसका सीधा मतलब होगा हम क्या बता रहे हैं, इसमें प्रतिरोध के बारे में लिख रहे हैं इसको। दूसरा देखें अपन कुछ शब्दावली और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान समझ लेंगे, प्रतिरोध से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक हम देखते हैं, जिसको हमने पिछली कक्षाओं में, 10वीं कक्षा में विद्युत जो चैप्टर था उसमें हम अध्ययन किए। क्या अध्ययन किए थे हम इसमें, ओम का नियम। उन्हें यहाँ पर देख लीजिए, ओम का नियम। ओम जो वैज्ञानिक थे, भौतिक शास्त्री, उन्होंने एक नियम दिया, हम सब 10वीं कक्षा में इसको अध्ययन किए हैं। एक बार पुनः उसका यहाँ पर स्मरण किया जा रहा है। देखिए इस प्रकार से एक चालक तार है, उसके दो सिरे, पहला सिरा, दूसरा सिरा, कोई भी दो सिरे हैं इसमें। इसी को हम यहाँ पर उसी के लिए बार बार प्रयोग करें, क्योंकि हम अभी विलयन के बारे में हम रसायन में पढ़ रहे हैं। इसमें विलयन संबंधित है, विद्युत अपघट्य विलयन। अब इसमें इनके सिरों में हम क्या प्रयोग करते हैं, इसमें विभवांतर लगाते हैं। विभवांतर को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर मैं संक्षिप्त में से लिख रहा हूँ, क्योंकि हम इसको पिछली कक्षाओं में मूल रूप से अध्ययन कर चुके हैं। विभवांतर तो उसमें जो बहने वाली धारा है, ठीक है, बहने वाली धारा की प्रबलता, जिसके लिए यहाँ पर उसको हम यहाँ पर धारा से ही संबंधित होगा, हालांकि प्रबलता तो है इस शब्द में। तो किसी चालक तार के धारा के प्रबलता उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, ध्यान सुनेंगे, दो सिरा है इसमें हम क्या लगा रहे हैं, इनके सिरों में विभवांतर लगा रहे हैं। तो उसके सिरों में लगाया गया विभवांतर, उसमें विद्युत, उस चालक तार में
प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की प्रबलता के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इसका मतलब है धारा का मान, ऐसे तो मूल से ये धारा संबंधित है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं I समानुपाती V। I का मान बढ़ेगा तो V का मान भी बढ़ेगा, या V का मान बढ़ेगा तो I का मान भी बढ़ेगा। अभी फिलहाल ऐसा समझें हम, माने एक दूसरे पर डिपेंड हैं, निर्भर हैं कि एक प्रकार से बढ़ेगा कि घटेगा। इसको आप लोग सूत्र को लिख लीजिए। चलिए अब आगे देखें इसमें हम ओम के नियम को। तो हम अध्ययन कर रहे हैं, इसमें चालक सिरा है, उसके सिरों पर हम विभवांतर लगा रहे हैं। तो उसमें जो बहने वाली धारा है, धारा की प्रबलता लगाए गए विभवांतर, उसके सिरों में लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। मैं अभी एक को लिख रहा हूँ केवल, अभी V समानुपाती I। ठीक इसी प्रकार से देखिए, उसी परिभाषा को हम जहाँ पर चालक तार लिखे थे उसके जगह में हम विद्युत अपघट्य विलयन लिख सकते हैं। पुस्तक में हो जाएगा विद्युत अपघट्य विलयन। इसमें हम भाई जो चालक के सिरों बोले थे, यहाँ पर उसको कोष्टक में लिखेंगे इस विलयन के लिए, इलेक्ट्रोड के लिए। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी हो जाएगा। देखिए दो इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड है, दूसरा क्या होता है यहाँ पर कैथोड। तो फिलहाल हम इसको एनोड के रूप में लिख रहे हैं। मान लीजिए विद्युत अपघटनी सेल में एक कैथोड है, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी वही है। तो यहाँ पर ये सिरों बोले थे हम, इसको कोष्टक में हो जाएगा, शब्द में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा इसमें बाकी जो कार्य हो रहा है उसी प्रकार से होगा। इसमें हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं हम वही पढ़ रहे हैं। तो एक बार पुनः समझ लें, किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, या हम उसी कोष्टक में लिखें विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता, चालक तार के या चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, या इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाया गया विभवांतर, उसमें उसके विभवांतर के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। आगे इसको थोड़ा समझें, इसमें आगे इसको और लिखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये V बराबर एक स्थिरांक आएगा समानुपात की जगह में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वो, क्योंकि हम प्रतिरोध पढ़ रहे हैं, प्रतिरोध संबंधित, इसीलिए यहाँ पर ये R हो जाएगा। R को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्रतिरोध बोलते हैं, रेसिस्टेंस। किसका प्रतिरोध है ये, उस चालक तार का प्रतिरोध है या उस विलयन का प्रतिरोध है। आगे हो जाएगा यहाँ पर पहले से लिखा हुआ यहाँ पर अभी I सूत्र में। अब इसको R बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर पक्षांतर कर दीजिए I को, हमको अभी R से मतलब है इसमें, तो R बराबर होगा V बट्टा I। V माने यहाँ पर एक बार पुनः ऊपर में लिख रहा हूँ उसको मैं, R बराबर V बट्टा I, जहाँ पर V का मतलब विभवांतर है, V का सीधा मतलब विभवांतर, और I का मतलब धारा। मैं विद्युत धारा यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ इसमें शब्द विद्युत धारा। इसकी इकाई थोड़ा देख रहे हैं हम, इसमें इकाई R की इकाई, R माने प्रतिरोध की इकाई क्या होगा। देखो विभवांतर के हम किसका प्रयोग करते हैं, हम यहाँ पर वोल्ट का प्रयोग करते हैं। मैं सीधा लिख रहा हूँ वोल्ट। इसको हम और संकेत में लिखते हैं, तो हम इसको क्या लिखते हैं बताओ, V। ये संकेत भी है, हम इसको शब्दों में दे रहे हैं। हम विभवांतर के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, वोल्ट। विद्युत धारा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एम्पियर। एम्पियर, तो एम्पियर के लिए यहाँ पर हो गया ए संकेत, और विभवांतर के लिए क्या संकेत होता है यहाँ पर, V संकेत होता है। तो सीधा सीधा हो गया यहाँ पर विभवांतर बटा एम्पियर, माने वोल्ट बटा एम्पियर, ये कहलाएगा यहाँ पर R। इसको और शब्द में संक्षिप्त में लिखते हैं, माने V माने विभवांतर, वोल्ट बटा एम्पियर को हम यहाँ पर बोलते हैं ओम। ओम के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। मैं दूर में लिख रहा हूँ ओम। इस संकेत देखिए इस प्रकार से, ऐसा हमको लिखते हैं, पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया जैसे में इस प्रकार से भी कहीं संकेत लिखा होगा, इसका मतलब क्या बताओ, ओम पढ़ना है। इसको हम अंग्रेजी इस प्रकार से OHM लिखना है, ये सामान्य संकेत हो गए। ओम कहें, अंग्रेजी में OHM लिखें, चाहे इस प्रकार से एक संकेत जिसको हम इस प्रकार से देख रहे हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। किसको दर्शा रहा है, सब प्रतिरोध है। ये तीन प्रकार से हम हिंदी में लिखें तो इस प्रकार से ओम लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिखें तो OHM, और संकेत के रूप में लिखें तो इस प्रकार से। आप चिन्ह देखिए, इसका कोई अलग से नाम तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर
संकेत के रूप में ओम दर्शा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ओम हमारे लिए अभी विद्युत रसायन में, इसीलिए आप बार बार इसका प्रयोग आता है, इसीलिए आप इस संकेत को अच्छे समझ ले रही है। आगे चलें, दूसरा शब्दावली कुछ और। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, वैद्युत चालकता। दूसरा यहाँ पर कुछ पारिभाषिक शब्द में वैद्युत चालकता, अंग्रेजी में हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या चीज़ है समझिए इसमें, इसको संकेत में देखो, चालकता के लिए कंडक्टिविटी शब्द अंग्रेजी में है, इसलिए हम इसको सी के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो विद्युत चालकता जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रम होते हैं। प्रतिरोध का मतलब आर, व्युत्क्रम का मतलब आप समझिए 1/, अभी समझने के लिए इस प्रकार से ध्यान समझेंगे, अंग्रेजी में बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो C बराबर 1/R होता है। इसको शब्द में क्या कहेंगे, वैद्युत चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। शब्द में लिख लीजिए वैद्युत चालकता, मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूँ यहाँ पर, वैद्युत चालकता प्रतिरोध, ये चालक तार का प्रतिरोध है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम होते हैं। इसी को हम विद्युत प्रतिरोध बोल सकते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट पैदा हो रहा है, व्युत्क्रम, इसी को हम क्या बोलते हैं, हम वैद्युत चालकता कहते हैं। इसको हम यहाँ पर C के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। इस पूरे चैप्टर में हम इसको अभी C लिखेंगे। तो सूत्र हो गया C बराबर 1/R। अब जल्दी से इसकी इकाई लिखें। ये सीधा सीधा चूंकि हम इसको समझ चुके हैं इसके बारे में, R के मान को लिखना अभी हम इसको अध्ययन किए हैं। R बराबर क्या लिखे थे हम यहाँ पर, इकाई ओम, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इसको ओम, 1/ओम हो गया, इकाई के रूप में लिखा जा रहा है इसमें। तो यहाँ पर देखिए ए ओम का घात कुछ नहीं माने क्या है, 1 है। इसको और हल करेंगे तो वहाँ पर उसको ऊपर ले जाए हम, ऊपर का मतलब हर है तो अंश में ले जाए। तो अभी ओम का घात 1 है तो ऊपर जगह क्या होगा, ओम का घात ऋण 1, अभी धन 1 है, पक्षांतर करेंगे, हल करेंगे, भागित है तो हम इसको अंश में ले रहे हैं, हर को अंश में, तो क्या हो गया यहाँ पर ऋण 1 हो गया। इसी को और क्या बोलते हैं, प्रति ओम को यदि पढ़ेंगे इस प्रकार से, घात ऋण 1 होता है, इसको हम प्रति बोलते हैं, पर अंग्रेजी में PER, प्रति ओम। इसको देखो या करके लिख रहा है, इसमें संकेत बना इस प्रकार से, ऐसा भी अभी हम समझे इसमें ओम, इसको ऐसा लिख दें और घात ऋण 1 कर दें, इसको भी सेम ऐसा पढ़ना है, प्रति ओम। इसी को अंग्रेजी में इन्वर्स बोलते हैं। उसी प्रकार देखिए अंग्रेजी में ही शब्द ओम का उल्टा, अंग्रेजी में भी लिख रहा हूँ इसको मैं ऐसा, ओम का घात ऋण 1, ऐसा भी लिख सकते, देखो सब एक ही मतलब है, इसलिए या लिखा जा रहा है। अब बार बार इसका उपयोग आया है पूरे चैप्टर में, प्रति ओम। इसी को और क्या लिखते हैं, देखो MHO, इसको हिंदी में बोलेंगे तो ऐसा आधा म हो, ऐसा लिख लीजिए, ऐसा पढ़ना है इसको, MHO हिंदी में इसको लिखने के इस प्रकार से आधा म हो। इसी को और क्या लिखते हैं, देखिए जैसे सीमेंट्स, सीमेंट्स शब्दों में लिख रहा हूँ मैं, इसके संकेत के रूप में यहाँ पर है S, ऐसा S लिखा रहेगा तो इसको क्या पढ़ना है, सीमेंस पढ़ना है। ये सब का एक ही मतलब है, एक बार पुनः देख लें, प्रति ओम ये किसकी यहाँ पर ये हो गया, इसमें इकाई है वैद्युत चालकता के बारे में समझें। तो प्रति ओम कहें या इस प्रकार से संकेत लिखें, ओम का घात ऋण 1 लिखें, अंग्रेजी में लिखें तो OHM का घात ऋण 1 लिखें, या इसको उल्टा कर दें MHO, पलट दो उसको, जो OHM था उसको MHO लिखते हैं, तो इसको घात ऋण 1 बंद हो जाएगा, अपने आप उसमें चेंज हो, मानिए इस प्रकार से लिखा गया इसको। इसी को और क्या बोलते हैं, इसमें सीमेंस कहते हैं, इसको अंग्रेजी के कैपिटल S के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और ये इस प्रकार से SI पद्धति में इसको सीमेंस भी कहते हैं, SI पद्धति की बात कर रहा हूँ मैं। तो अलग अलग जगह में आपको अलग, अधिकांश में आपको सीमेंस देखने को मिलेगा या ऐसे संकेत देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये मुख्य रूप से सीमेंस भी जान लीजिए, प्रति ओम या MHO, ये 3 प्रकार से मुख्य रूप से व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ें, प्रतिरोध
हो गया, एक हो गया वैद्युत चालकता। अब इसी को हम यहाँ पर प्रेक्षित चालकता भी कहते हैं। थोड़ा ध्यान समझेंगे शब्द को, प्रेक्षित चालकता, ये शब्द प्रयोग आते हैं, प्रेक्षित चालकता। आगे इस चैप्टर में हम इसको प्रेक्षित चालकता के नाम से भी जानेंगे, तो आप इसको फिर हमको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ये प्रेक्षित चालकता क्या है। जो वैद्युत चालकता बोल रहे हैं C बराबर एक बटा R, वही ही क्या है बताओ, प्रेक्षित चालकता है। अब आगे हेडिंग डालें आप लोग, विशिष्ट प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध पढ़ लिए, कहानी ये सब पढ़ती है, इसको क्रमशः प्रतिरोध पढ़े, उसकी इकाई याद रखिए। विद्युत चालकता या प्रेक्षित चालकता पढ़े, बाद में उसको प्रेक्षित चालकता कहा गया, उसकी क्या इकाई है अभी बताया गया है, उसको याद रखिए। ये कापी में जब बनाएंगे तो एक अलग से उसको बना लेंगे कि इसकी चालकता, ये सारी इसकी इकाई को अलग से लिख लेंगे ताकि हमको इसमें समझ आए। अब आगे चलें, इसमें विशिष्ट प्रतिरोध हेडिंग डालिए। विशिष्ट प्रतिरोध, इसको और दूसरे शब्द में बोलते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। अंग्रेजी में इसका नाम है रेसिस्टिविटी। प्रतिरोधकता के शब्द प्रयोग कर रहा हूं मैं, रेसिस्टिविटी। और अंग्रेजी में विशिष्ट प्रतिरोध को बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये देखो दोनों शब्द हैं, एक ही मतलब है, प्रतिरोध नहीं है भैया, विशिष्ट प्रतिरोध है। प्रतिरोध अभी हम देखे थे कि विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा होता है चालक तार में या विलयन में, विलयन में, वो प्रतिरोध था, जिसको हम पहला ही शब्दावली प्रयोग में हम देखे हैं। ये विशिष्ट प्रतिरोध है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ये अलग अलग नहीं है, एक ही दोनों, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। अब क्या पहले देखेंगे इसको समझने के पहले आइए हम थोड़ा सा देखते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन। इसको लिखे नहीं हम इसको सीधा सीधा समझते हैं। प्रतिरोध यानी क्या होता है, R। हम अभी समझ रहे हैं इसको प्रतिरोधकता के बारे में। उसके पहले हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि प्रतिरोध जो होता है चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूँ क्योंकि हम इसको 10वीं में पढ़ चुके हैं, चालक तार की लंबाई। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ध्यान समझ रहे दोनों कथनों के एक साथ, कि चालक तार है, लंबाई कितना लंबाई है, इसी को हम L बोल रहे हैं। और यहाँ पर अभी रसायन में भी हम इसको दो इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच की दूरी को क्या बोल रहे हैं, हम L कह रहे हैं। एक ही मतलब है अभी इस संदर्भ में। तो ये चालक तार की लंबाई अनुप्रस्थ, जो प्रतिरोध है उसके क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब चालक तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। ऐसे इसमें भी इलेक्ट्रोड में है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। दूसरा चलें आप, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ध्यान समझते रहेंगे अच्छे से शब्द को। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके लिए अंग्रेजी में ए लिखा गया है। इसको यहाँ पर मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूँ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्योंकि मूल यही से हमको अभी प्रतिरोधकता के बारे में समझना है। L माने क्या हो गया, मैं अभी फिलहाल इसको चालक तार की लंबाई बोल रहा हूँ, चालक तार या इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी है। सब लोग लिखते हैं साथ साथ, क्योंकि यही विशेष रूप से हमको समझना है इसमें, या तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगा। कहानी माने हमको सीरियल वाइज समझना है, तभी हम इसको याद कर पाएंगे, अन्यथा उल्टा का पुल्टा हो जाएगा। वो हम प्रतिरोध बोल रहे हैं, प्रतिरोधक लिख डालेंगे या उसका अलग गलत अर्थ निकल जाएगा। अब R माने हम इसको समझ रहे हैं क्या हो गया बताओ, ये प्रतिरोध है। अब देखिए यहाँ से अर्थ निकलेगा इसका, R हल कर रहा हूँ मैं इसको, इसके लिए बराबर हो गया, समानुपात हटाएंगे तो उसके लिए क्या होता है कि स्थिरांक, स्थिरांक के रूप में हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, देखो रो, ये देखो P जैसा है, मुड़ा हुआ है थोड़ा सा, इसको क्या पढ़ना है हमको, रो। यहाँ पर लिख रहा हूँ अलग से, ऐसा स्मॉल रो लिखा हुआ है ये संकेत के रूप में, इसको पढ़ना है कि हमको रो, अंग्रेजी में कोई लिखा रहेगा तो RHO लिखा रहेगा तो रो पढ़ना है इसको।
और यही संकेत है इसका, जैसे थीटा पाई लिखते हैं वैसा एक संकेत है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, L/A, और यही जो रो है स्थिरांक है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं शब्द में। ये R प्रतिरोध है, विशेष रूप से ध्यान समझेंगे, R यहाँ पर प्रतिरोध है, लेकिन रो क्या है यहाँ पर, प्रतिरोधकता है या विशिष्ट प्रतिरोध है। इसको थोड़ा और करें, हमको इसके बारे में समझना है, रो के बारे में। इसको इधर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, चलिए इधर भी लिख देता हूँ। रो बराबर पक्षांतर और बाकी को, अभी R तो बाएं तरफ में है ही है पहले से, ये जो A है भागित में है अभी हर में, पक्षांतर कहाँ पर चला जाएगा, वो अंश में। L अभी अंश में है, इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, वो हर में। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको अभी रो के मान को निकालना है। ये हो गया, देखो यहाँ पर सूत्र हो गया, रो बराबर R गुणित A/L, जहाँ पर A का मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब समझ जाता हूँ सरल शब्द में, ताकि हमको समझ आए कि हम क्या पढ़ क्या रहे हैं। R देखो एक इस प्रकार से मैं चार्ट लिया हूँ, एक यहाँ पर थोड़ा सा आप देखने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार से एक जो चाक है, इस प्रकार से एक मान लीजिए ऐसा होता है इसमें, इस प्रकार से वो कोई, मैं समझाने के कलम को दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, एक यहाँ पर जो जितना आप चौड़ाई देख रहे हैं वाला, ठीक है, ये वाला चौड़ाई, ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एक का देखेंगे छोटा है और एक का क्या है बताओ, बड़ा है। तो ये है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और तार पतला है या मोटा है उसका आधार पर है। ऐसे इलेक्ट्रोड हम जो डुबाए हैं वो कितना मोटा है, वो ये वाला पूरा एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अच्छे से समझ लीजिए। उस पर डिपेंड करेगा कि प्रतिरोध का मान कम होगा या ज़्यादा होगा। अब आगे इसको समझने इसमें तो क्या हो गया, ये सूत्र हो गया। अब इसको थोड़ा सा इसकी इकाई के बारे में समझें, लिख ले हो गए, अच्छे से नोट कर लीजिए। रो बराबर R गुणित A/L। और याद करने के लिए, आप याद करने वाले समझने के लिए आप नहीं समझ रहे हो तो शुरुआत से समझ लो, तो आपको फिर अलग से बीच में कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है इसमें। अन्यथा आप सीधा इसे याद करेंगे, याद करने के तरीके से तो याद नहीं कर सकते। मौका में आप भूल हो सकता है, ए को ऊपर का नीचे हो सकता है, नीचे का ऊपर हो सकता है, इसलिए आप सिस्टमेटिक उसको पढ़िए। इकाई लिख लीजिए, इकाई। उसके बाद फिर हम अलग से परिभाषा करेंगे और इसमें तो क्या हो गया इकाई, देखो इधर से रो बराबर सूत्र था R/A/L। अब देखिए R को क्या किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, प्रतिरोध की इकाई क्या होता है, ओम। चलिए आगे, A माने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मान लीजिए हम उसको सेंटीमीटर में व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्षेत्रफल माने जानते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई, या लंबाई गुणित लंबाई भी बोल सकते हैं। तो यदि सेंटीमीटर में व्यक्त कर रहे हैं तो सेंटीमीटर में क्या हो गया, वर्ग, क्षेत्रफल है, वर्ग के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो सेंटीमीटर में ले रहे हैं उसकी लंबाई को, ये लंबाई है चालक तार की लंबाई या दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, उसको भी हम यहाँ पर चूंकि सेंटीमीटर में ले रहे हैं इसलिए इसमें लेंगे इसको भी सेंटीमीटर में। समझ आ गया होगा, एल को हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, ए को भी हम सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल इसलिए क्या हो गया, ये वर्ग, लंबाई गुणित लंबाई। अभी लंबाई चौड़ाई का कोई सवाल ही नहीं है फिलहाल अभी के लिए। अब हल करो, चलो इसको आगे। ओम देखो हल कर रहे हैं इस प्रकार से, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, रो बराबर ओम सेंटीमीटर वर्ग, ऊपर में लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे में यहाँ पर सेंटीमीटर है। मैं हल कर रहा हूँ तो इसको अभी ऊपर तरफ अंश तरफ ले रहा हूँ, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर ये सेंटीमीटर का घात ऋण 1। बात समझ में आ गई होगी। देखो अभी जैसा हल किए थे, सेंटीमीटर घात 1 है, तो अभी घात 1 है, धन 1 है, घात ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। हल करना है इसको, और हल कर लीजिए। रो बराबर ओम सेंटीमीटर, देखो इसका आधार समान है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो एक बार लिखेंगे। और यहाँ पर 1 का घात 2 है और एक जो सेंटीमीटर का घात कितना है, -1 है। और गुणा हो रहा है तो घात क्या होते हैं बताओ, जुड़ते हैं, इसलिए चिन्ह के साथ जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से 2 धन ऐसा हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पर एक ऋण 1। हम जानते हैं सूत्र, x का घात m गुणित x का घात n बराबर क्या सूत्र होता है यहाँ पर, x का घात m प्लस n, लेकिन चिन्ह के साथ करना है। यहाँ पर धन था, धन लिखे,
जिसको हम बार बार पढ़ते आते हैं पूर्व कक्षाओं में गणित में। तो वही सूत्र यहाँ पर प्रयोग करें तो क्या मिलेगा यहाँ पर रो बराबर ओम सेंटीमीटर, ये 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर केवल 1, तो 1 को तो लिखते नहीं, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा केवल 1 सेंटीमीटर। 1 है उसको लिखना नहीं है क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं है ऐसे हाथ में। तो एक यहाँ पर बिल्कुल याद कर लीजिए आप अच्छे से, क्या समझते जाइए। रो माने ये प्रतिरोधकता का हो गया, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। अब इसी को देखें आगे, आगे लिखिए, परिभाषा भी नहीं हुआ है, हम केवल अभी समझते आ रहे हैं इसको। अब परिभाषा करेंगे, यदि परिभाषा माने अब आगे आने वाला है, यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर कर दें, इकाई कर दें, और A का मान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हम 1 वर्ग सेंटीमीटर लें, तो क्या होगा। हमारा सूत्र है रो बराबर R गुणित, देखो इधर ये सूत्र हमारा मेन रूप से था A बट्टा L, ऐसा लिखा था, पुनः एक बार लिख रहा हूँ मैं, रो गुणित A का मान कितना है देखिए यहाँ पर इकाई में भी, क्योंकि हम इकाई निकाल चुके हैं इसलिए मैं सेंटीमीटर वर्ग को नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल अंक को लिख रहा हूँ मैं इकाई के रूप में। सही, हाँ ये हो गया 1, ये R है। ये देखिए यहाँ पर L का मान भी हमने कितना लिया बताओ, इकाई किया 1, तो क्या हो गया बताओ यहाँ पर 1, तो क्या बनेगा बताओ, 1 बट्टा 1 बराबर 1 हो जाएगा, या R गुणित 1 बराबर R, नीचे में बट्टा 1 होता है हर में, तो उसका कोई मतलब माने अलग से अंश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसको हम आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका आगे लिख लीजिए, रो बराबर केवल क्या बचेगा बताओ, R हो जाएगा, रो बराबर R। और ये हो गया परिभाषा के रूप में, ध्यान समझेंगे। ये जो रो है इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, R को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो ये बराबर कब हो रहा है, जब देखो इधर से ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 वर्ग सेंटीमीटर, दोनों को एक साथ हल करो, मिलाओ, तो क्या होगा 1 घन सेंटीमीटर। देखो 1 गुणित 1 बराबर, एक मैं ऐसा लिख रहा हूँ समझने के लिए, 1 सेंटीमीटर गुणित 1 वर्ग सेंटीमीटर, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 1 गुणित 1 बराबर 1 सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर, घात 2 और 1 का घात 1 है तो कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब हम क्या पढ़ते हैं, 1 घन सेंटीमीटर। इसको मैं हिंदी में शब्दों में लिख रहा हूँ इसमें, ये हो गया 1 घन सेंटीमीटर। इस संक्षिप्त में हम सेम ही लिखते थे, सेम सेंटीमीटर। तो यही तो है 1 घन सेंटीमीटर विलियन के प्रतिरोध R को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एक बार पुनः समझ लें, 1 घन सेंटीमीटर बिलियन, विद्युत अपघट्य बिलियन चाहे तो लिख सकते हैं, 1 घन सेंटीमीटर विद्युत अपघट्य बिलियन के प्रतिरोध माने कैपिटल R को हम उस बिलियन का या विद्युत अपघट्य बिलियन का क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसकी इकाई होती है ओम सेंटीमीटर। ये हो गया यहाँ पर हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, और ये प्रतिरोधकता में कुछ अंतर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो समझ आ गया होगा, प्रतिरोध अलग है और विशिष्ट प्रतिरोध अलग है। तो क्या कहेंगे एक बार पुनः समझ लें, 1 घन सेंटीमीटर बिलियन या विद्युत अपघट्य बिलियन के प्रतिरोध को हम उस विद्युत अपघट्य बिलियन का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे हम रो के द्वारा लिखते हैं। संकेत इस प्रकार से P जैसा दिखाई देता है, वो यहाँ पर हम उसको शब्दों में अलग से नहीं बोल सकते, हमको इसमें केवल लिखना है कि इस संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये हो गया यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध। आगे हम यहाँ पर कालखंड में कुछ और पारिभाषिक शब्दावली हैं, उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध था, वैसा ही विशिष्ट चालकता शब्द आएगा, विशिष्ट चालकता, उसके बारे में और उसके अलावा भी और कई प्रकार की चालकताएं, कुछ नाम और इस चैप्टर में आने वाले हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।